सूर्योदय के साथ धूलपुर गांव की मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैल चुकी थी। यह गांव अपनी सादगी, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। यहाँ के किसान सूरज की पहली किरण के साथ अपने खेतों में उतर जाते और चांद की रोशनी में घर लौटते थे। उनका जीवन उतना ही सरल और सच्चा था जितना कि उनकी उगाई हुई फसल। लेकिन गांव के बीचों बीच स्थित एक बड़ी दुकान में एक अलग ही दुनिया बसती थी। ये दुकान थी रमेश की, एक चालाक व्यापारी जिसके होठों पर मीठी मुस्कान और दिल में गहरा लालच छुपा था। उसके तराजू में एक ऐसा जादू था जो हर सीधे साधे इंसान की मेहनत को धोखे के वजन से कम कर देता था। रमेश के लिए व्यापार सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि दूसरों को मूर्ख बनाने का एक खेल था। आज इस खेल का नया खिलाड़ी था गोपाल, एक मेहनती किसान जिसकी आंखों में मेहनत का संतोष था और दिल में एक सच्चा भरोसा। गोपाल अपनी साल भर की सबसे अच्छी फसल धान लेकर रमेश की दुकान की तरफ बढ़ रहा था, यह जानते हुए कि रमेश जैसा कोई और व्यापारी नहीं जो इतना अच्छा दाम देगा। पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी मेहनत का मोल सिर्फ एक दगाबाज व्यापारी का झूठ था। सुबह का समय है। रमेश अपनी दुकान के अंदर बैठा है, हिसाब किताब कर रहा है। उसके पास उसका उदास नौकर बिहारी खड़ा है। अरे बिहारी, क्या हुआ? सुबह सुबह ही चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? लगता है कोई नया शिकार नहीं मिला। मालिक, मुझे यह सब ठीक नहीं लगता। आप हर दिन किसी न किसी को धोखा देते हैं। ये लोग बेचारे बहुत गरीब हैं, उनके पास यही एक उम्मीद होती है और आप उसे भी तोड़ देते हैं। बेचारे? अरे बिहारी, दुनिया में कोई बेचारा नहीं होता। यहां सिर्फ चालाक और बेवकूफ होते हैं, और मैं चालाक हूं। और ये गांव वाले, ये तो बस मेहनत करना जानते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं। जाकर ठंडा पानी ला, मेरी प्यास बुझानी है और इन बेचारों की जेब भी खाली करनी है। बिहारी सिर झुकाकर चला जाता है। तभी गोपाल अपनी पीठ पर धान का भारी बोझा लेकर आता है। नमस्ते रमेश भाई, कैसे हो? अरे गोपाल, मेरे भाई, आओ आओ, अंदर आओ, बैठो। इतना भारी बोझा क्यों उठाया है? रमेश भाई, यही मेरी इस साल की धान की फसल है। मैंने सुना है आप सबसे अच्छा दाम देते हैं, सोचा कि आपको बेच दूं। अच्छा, तो ये है आज का शिकार। इसकी मेहनत का मोल मैं अभी बताता हूँ। लाओ लाओ, बोझा यहाँ रखो, देखते हैं तुम्हारी मेहनत में कितना दम है। गोपाल बोझा उतार देता है। रमेश एक नकली तराजू लेकर आता है और धान को देखने का नाटक करता है। अरे गोपाल, ये धान तो बहुत पुराना लग रहा है। इसमें तो बहुत मिट्टी और कंकड़ हैं। ये तो बहुत खराब है। क्या कह रहे हो रमेश भाई? ये तो अभी अभी काटा है और कंकड़ तो बिल्कुल नहीं है। मैंने दिन रात एक करके इसे उगाया है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता। ये माल बहुत खराब है, कोई भी इसे नहीं खरीदेगा। लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं इसे खरीद लेता हूँ, पर दाम बहुत कम लगेगा। लेकिन रमेश भाई, इतना कम दाम? मेरी तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा? देखो, ये तुम्हारी गलती है। आगे से अच्छी फसल उगाना। वैसे भी अगर तुम किसी और दुकान पर जाओगे तो वे भी इससे ज्यादा दाम नहीं देंगे। मैं तो फिर भी तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए थोड़ी मदद कर रहा हूँ। गोपाल के पास कोई चारा नहीं था, वह मजबूर होकर मान जाता है। रमेश उसे बहुत कम पैसे देता है। धन्यवाद रमेश भाई। धन्यवाद नहीं, बस मेहनत पर ध्यान दो, जाओ। गोपाल अपनी उदासी और निराशा के साथ चला जाता है। बिहारी वापस आता है और यह सब देखता है। मालिक, आपने बहुत गलत किया। बेचारा कितना उदास था। उदासी से क्या होता है बिहारी? पैसा तो चतुराई से मिलता है। जा, इस धान को अंदर रख।
इसे साफ करके कल दुगने दाम पर बेचेंगे। बिहारी चुपचाप चला जाता है। रमेश की इस छोटी सी जीत ने गांव में एक और धोखे की नींव रख दी थी। गोपाल की आंखों में जो निराशा थी, वह अब उसके दिल में एक आग बन चुकी थी। एक ऐसी आग जो न सिर्फ उसे बल्कि पूरे गांव को रोशन करने वाली थी। यह आग धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने वाली थी। यह तो बस शुरुआत थी। शाम का समय है। गोपाल और कुछ अन्य किसान चौपाल पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। रमेश ने मेरी गेहूं की फसल को भी खराब बताकर आधे दाम में खरीद लिया। मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी सब्जियां को पुराना कहकर इतना कम दाम दिया कि मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं ले पाया। बस अब और नहीं। हमारी मेहनत और पसीने का मोल वह अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता। यह हमारी ईमानदारी का अपमान है। लेकिन गोपाल, हम क्या कर सकते हैं? वह तो गांव का सबसे अमीर व्यापारी है। सब उससे डरते हैं। डरना नहीं, लड़ना है। सच के लिए, अपनी मेहनत के लिए लड़ना है। चलो सब लोग प्रमुख जी के पास चलते हैं। वही हमारी मदद कर सकते हैं। सभी किसान जोश में आ जाते हैं और गांव के प्रमुख के घर की तरफ चल पड़ते हैं। किसान अपने आक्रोश और उम्मीद को साथ लेकर प्रमुख के घर की ओर बढ़ते हैं। उनके कदम आत्मविश्वास से भरे थे। वे जानते थे कि अकेले वे कुछ नहीं कर सकते, पर एक साथ होकर उनकी आवाज में दम आ गया था। जब वे प्रमुख के पास पहुंचे तो उन्होंने एक एक करके अपनी कहानी सुनाई। प्रमुख, जो गांव का सबसे सम्मानित और सच्चा व्यक्ति था, उनकी बातें सुनकर सन्न रह गया। उसे हमेशा से रमेश पर शक था, पर बिना सबूतों के वह कुछ नहीं कर सकता था। अब जब इतने सारे लोग एक साथ खड़े थे, तो उसके दिल में न्याय की एक नई आग जल उठी। क्या तुम सब सही कह रहे हो? रमेश ने तुम सबके साथ सच में ऐसा किया? जी प्रमुख जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे धान सबसे अच्छे थे, पर उसने उन्हें खराब कहकर बहुत कम दाम में खरीद लिया। और कल मुझे पता चला कि उसने वही धान किसी और को दुगने दाम में बेचा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी सब्जियां बाजार में सबसे ताजी थीं, पर उसने कहा कि वे गल गई हैं। रमेश की चालाकियों के बारे में मैंने भी सुना है, लेकिन बिना सबूत के हम उसे कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम सब सबूत दे सकते हो? सबूत तो हमारी मेहनत है प्रमुख जी, हमारा खून पसीना है। पर अगर आपको सबूत चाहिए तो हम वो भी देंगे। हम उसकी दुकान पर जाएंगे और उसकी चोरी पकड़ेंगे। ठीक है, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम सब मेरे पास आना। हम सब मिलकर रमेश को उसके किए की सजा देंगे और उसे उसकी ईमानदारी का मोल बताएंगे। सभी किसान खुशी और विश्वास के साथ घर लौट जाते हैं। प्रमुख के इस फैसले ने गांव में एक नई उम्मीद जगा दी थी। चारों ओर न्याय की जीत की आशा थी, लेकिन इस जीत को हासिल करना इतना आसान नहीं था। रमेश, जो खुद को सबसे चालाक समझता था, उसके लिए यह एक बड़ी चुनौती बनने वाला था। कल का दिन धूलपुर गांव के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला था। अगली सुबह धूलपुर गांव में एक अजीब सी शांति थी। यह तूफान से पहले की शांति थी। गांव के लोग उत्सुकता और डर के बीच झूल रहे थे। प्रमुख, गोपाल और अन्य किसान सुबह सुबह ही प्रमुख के घर पर जमा हो गए थे। सभी के चेहरे पर एक ही भाव था, न्याय की भूख। वे सीधे रमेश की दुकान की तरफ बढ़े। उनके कदम आत्मविश्वास से भरे थे। रमेश, जो अपनी सुबह की चाय की चुस्की ले रहा था, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसके लिए आखिरी दिन होगा, जिस दिन उसकी धोखाधड़ी का पर्दा उठने वाला था। रमेश अपनी दुकान के बाहर बैठा है।
उसका नौकर बिहारी भी वहां है, जो अब और भी परेशान लग रहा है। अरे बिहारी, आज भी चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। लगता है रात को ठीक से सोया नहीं। जाकर कोई ग्राहक ढूंढ। मालिक, मैं थक गया हूं। आपको लोगों को ठगते हुए देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता है। ये सही नहीं है। तुम क्या जानो? तुम तो एक नौकर हो। पैसे की ताकत क्या होती है ये तुम नहीं समझोगे। जाकर काम कर। तभी प्रमुख, गोपाल और सभी किसान रमेश की दुकान के सामने आ जाते हैं। रमेश, अरे प्रमुख जी, आप और ये सब लोग सुबह सुबह यहां क्या काम? हमें तुमसे कुछ कहना है, कुछ पूछना है। अरे क्या पूछना? क्या हुआ है? गोपाल से तुमने कौन सा धान खरीदा था? गोपाल? ओह, उसका धान? वह तो बहुत खराब था प्रमुख जी। कंकड़ भरे थे उसमें। मैंने तो उसे बहुत कम दाम में खरीद कर उस पर एहसान किया था। झूठ! बिहारी, अंदर जाओ, रमेश का नया धान बाहर लेकर आ। बिहारी, जो जानता था कि सच क्या है, तुरंत अंदर जाता है और एक बोझा लेकर आता है। यह वही धान था जो गोपाल ने बेचा था। रमेश, यह क्या है? ये तो मेरा धान है। मैंने खरीदा था। झूठ! ये गोपाल का धान है और तुमने उसे खराब कहकर खरीदा था और अब तुम इसे दुगने दाम में बेचने वाले थे। नहीं प्रमुख जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बिहारी, सच बता, यह धान किसका है? प्रमुख जी, यह गोपाल का धान है। मालिक ने उसे खराब बताया था, पर यह सबसे अच्छी फसल है। उन्होंने जानबूझकर उसे कम दाम में खरीदा। रमेश का रंग उड़ जाता है, उसकी चोरी पकड़ा जाती है। रमेश, तुमने धूलपुर गांव के लोगों का भरोसा तोड़ा है। तुमने लोगों की मेहनत और ईमानदारी का मजाक बनाया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। प्रमुख का फैसला सुनकर सभी गांव वाले राहत महसूस करते हैं। रमेश को उसकी धोखेबाजी का सजा मिलती है। प्रमुख के आदेश पर उसकी सारी संपत्ति गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दी जाती है और उसे गांव से निकाल दिया जाता है। रमेश, जो खुद को सबसे चालाक और अमीर समझता था, अब अकेला और गरीब हो गया था। गोपाल और अन्य किसान, जिनकी ईमानदारी का मोल उसने कभी नहीं समझा था, अब खुश थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी को सही मोल मिल गया था।